अभी मैं आप लोगों को बस्ती दान नियमः ऐसा जो है वो मैं बताने के लिए आया हूँ। बस्ती को देने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं और जो संस्कृत में बताए हैं उसको ही मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, जो आप लोगों को उपयोगी पड़ने वाला है प्रैक्टिस में। क्योंकि बस्ती देना उसके कुछ नियम रहते हैं। कोई भी चीज कोई भी तरह से नहीं दिया जाता है। और यह बस्ती जो है यह केवल एनिमा नहीं है। हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग उसका एक रास्ता है कि हम मेडिसिन को अपने पेशेंट के शरीर में गुद मार्ग से या योनि मार्ग से या मूत्र मार्ग से पहुंचाते हैं। तो उसमें कुछ कुछ नियम रहते हैं, वही मैं विस्तार से आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, यह आप लोगों को जरूर काम में आएगा। ऐसा क्या है कि बहुत सारे ग्रंथों में बस्ती के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और चरक संहिता में सिद्धि स्थान में तो बहुत अच्छे से बताया ही है। तो मैं पहले कुछ कुछ स्टेप्स पढ़ूंगा और उसका मैं हिंदी में मतलब बताऊंगा, संस्कृत में पढ़ूंगा और हिंदी में मतलब बताऊंगा। तो ऐसे है बस्ती दान नियम, अनुवासन बस्ते है प्राक निरु बस्ती दानम आवश्यकम। मतलब जब भी हम अनुवासन बस्ती देते हैं उसके पहले हमें निरु बस्ती जरूर ही देना चाहिए, ऐसा नियम है। क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि निरु बस्तिना विणमूत्र विसर्जनानंतरम कोष्ठ शोधनम भवती। जब भी हम निरु बस्ती देते हैं, काढ़े का बस्ती देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पुरुष और मूत्र उसका विसर्जन अच्छे से हो जाता है और उससे कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है। कोष्ठ का मतलब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, पुरीशाशय पक्वाशय उसको बोलते हैं, तो वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। तथा अनुवासन बस्ती द्वारा दीयमानः स्नेह शरीरे परिसरपति। उसके बाद जब हम अनुवासन बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती का मात्रा ज्यादा होता है मात्रा बस्ती के कंपैरिजन में। तो जब हम तेल की बस्ती देते हैं तो यह क्या करता है कि स्नेह जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होके और पूरी तरह से सर्कुलेट होता है पूरा शरीर में। अगर हमने मल और मूत्र नहीं निकाला और हमने डायरेक्ट ही तेल का बस्ती दे दिया तो वो पूरी तरह से एसिमिलेट या एब्सॉर्ब नहीं होगा और वह वैसे का वैसे ही वापस आने का चांसेस रहता है। इसलिए नियम है कि पहले निरूह बस्ती देके कोष्ठ की शुद्धि कर लेना है और उसके बाद में अनुवासन बस्ती देना है। अतः प्रत्येक रुग्णाय कोष्ठ शोधनानंतरम एवं अनुवासन बस्ती ही दातव्य। इसलिए नियम है कि सब हर इंसान को, हर रोगी को कोष्ठ शुद्धि के बाद ही अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? ये एक सर्व सामान्य नियम है। पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, दोषम दुष्यम कालम बलम प्रकृति अनलम वयः, उस हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं अवस्था के हिसाब से। जो भी मैं चिकित्सा अभी बता रहा हूँ यह केवल चिकित्सक लोग के लिए है। जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लेमैन हैं, जो कॉमन लोग हैं जिनको डिग्री नहीं मिला है, उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और जो लोग सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब से या फिर कहीं और से भी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं फेसबुक से, तो उनके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पास के जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और डिग्री होल्डर हैं जिनको लाइसेंस मिला है प्रैक्टिस करने का, उनके परामर्श से ही ये सारी चिकित्सा करिए। अपने मन से बिल्कुल भी कोई चिकित्सा मत करिए, नहीं तो एनाफिलेक्टिक शॉक बैठता है, कभी भी एयर मॉलिक्यूल जाके और हार्ट में जाके एम्बोलिज्म करके मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए जो चिकित्सक लोग हैं जिनको एनाटॉमी मालूम है, फिजियोलॉजी मालूम है और सारा मेडिसिन का रस वीर विभाग प्रभाव सब मालूम है, उनके गाइडेंस में ही ये सारी चिकित्सा होनी चाहिए। तो कॉमन लोग, जो लोग मेरा चिकित्सा सुन रहे हैं, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये कोई भी चिकित्सा अपने मन से ना करें। जो भी मैंने मेडिसिन भी बताया है, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी बताया, चंद्र प्रभा वटी बताया, वह आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत होशियार हैं, तो उसके लिए इतना होशियार मत बनिए कि उसका साइड इफेक्ट हो। कोई भी मेडिसिन का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और अगर गलत तरह से दिया जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। और दूसरा बात है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ आयुष दर्पण पे पढ़ा रहा हूँ, केवल चिकित्सक लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी और दूसरे लोग के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अपना होशियारी मत करिए और कोई भी गलत दवाई ले रहे हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि मेरा ये स्ट्रिक्टली मैं चिकित्सक लोग के लिए बता रहा हूँ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं चिकित्सक लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको डिग्री लिया हुआ है और जिन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, संप्राप्ति ये सब पढ़ा है, उन लोगों के लिए ही मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ। ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या है बस्ती का? अनुवाद भुक्तवते स्नेह बस्ती न देहा। बिना खाए पिए कभी भी अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए, तेल का बस्ती नहीं देना चाहिए। अनुवासन बस्ती एष अनिवार्य नियम, मतलब अनुवासन बस्ती के लिए एक अनिवार्य कंपलसरी मैंडेटरी क्या नियम है? कदापि स्नेह अनुवासनम अभुक्तवते न देयम। कभी भी अनुवासन बस्ती को भूखे पेट नहीं देना है, कुछ खिला के ही देना चाहिए। यदि दिए तरही
शून्य कोष्ठत्व स्नेह अधिक मात्रया ऊर्ध्वम ग्रहणी पर्यंतम याति। इसका मतलब यह है कि अगर हमने दे दिया तो अनुवासन बस्ती का जो तेल है वो ऊपर तक आ जाता है, ग्रहणी तक आ जाता है, और उससे बहुत सारे व्यापक होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए इसको खाने के बाद ही अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अति मात्रा ऊर्ध्वगमनात् अधोलेखिता दोषाः जायन्ते। ऊर्ध्वगमनात् जब ये बता रहे हैं कि दोष ऊपर चले जाते हैं तो फिर बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं, और वह हृदय के रोग भी कर सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकता है, हुरलास हो सकता है, छर्दी रोग हो सकता है। इसीलिए कभी भी अनुवासन बस्ती को देना है तो खाना खिला के ही तेल का बस्ती देना चाहिए। इसके बाद में बोल रहे हैं अग्निवग्ध भवती अग्नि स्नेहावृतत्वात्। मतलब इससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, अगर हमने बिना कुछ खिलाए पिलाए अगर दे दिया तो अग्निवधा भवती, मतलब अग्नि मान्यता हो जाता है, और स्नेह जो रहता है उसका आवृतत्व आ जाता है, अग्नि के पक्ति स्थान में आवृतत्व आ जाता है, एक आवरण कवरिंग हो जाता है, और उसके वजह से अग्नि मान्यता हो जाती है, और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसलिए कभी भी भूखे पेट बस्ती नहीं देना है। कौन सी बस्ती नहीं देना है, तो अनुवासन बस्ती नहीं देना है। फिर दूसरा नियम बता रहे हैं कि अनुवासन बस्ती है प्रधानतम कार्यक्षेत्रम पक्वाशय एव। मतलब अनुवासन बस्ती का सबसे मेन जो जहां पर वो पचना चाहिए, एसिमिलेट होना चाहिए, एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, तो ये कार्य क्षेत्र क्या है, तो पक्वाशय है, लार्ज इंटेस्टाइन ही है। ये हमेशा याद रखिए। पक्वाशयात ऊर्ध्वगमनेन अनुवासन बस्ती ही पक्वाशय कार्यम कर्तुम असमर्था भवति। मतलब पक्वाशय से अगर ऊपर चला गया, अगर आपने भूखे पेट ले लिया तो वो ऊर्ध्वगमन कर देगा, और वह फिर पक्वाशय का कार्य जो है, जहां पे एसिमिलेट होता है, जहां पे एब्सॉर्प्शन होता है, वह कार्य नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे मिलते हैं। और कभी भी जब भी हम अनुवासन बस्ती देते हैं या निरूप बस्ती देते हैं तो वहां पर जो अग्नि कार्य करते हैं उसको बोलते हैं शोष्यमान्य वहनी। शोष्यमान्य वहनी का कार्य होता है। वहां अगर आपने बिना कुछ खाए पिए बस्ती दे दिया, अनुवासन बस्ती दे दिया, तो वह क्या करेगा कि जाठराग्नि को तकलीफ देगा और अग्नि के स्थान को कवरिंग कर देगा, आवरण कर देगा, और उससे बहुत सारा व्यापक हो सकता है। इसलिए कभी भी भूखे पेट अनुवासन बस्ती नहीं देना है। यह सर्व सामान्य नियम आचार्य लोगों ने बताया है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि भुक्तवते निरूहा न देह। तीसरा नियम है कि कभी भी खाना खाने के बाद निरूह बस्ती नहीं देना है। अब इसका उन्होंने उत्तर दिया कि क्यों नहीं देना है, खाना खिला के निरूह बस्ती, काढ़े का बस्ती नहीं देना है, क्यों नहीं देना है। बोल रहे अभुक्त निरूहे सती दत्ते सती दोष समने दोष शोधने च विशेष लाभ भवती। जब बिना कुछ खाए पिए जब हम निरूह बस्ती देते हैं या अस्थापन बस्ती देते हैं तो उससे क्या होता है कि दोष जो है वात पित्त कफ यह शमन के अवस्था में आ जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा, दोष की शुद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे दोष का मतलब क्या है कि अपान वायु अगर रुका हुआ है, प्रतिलोमित हुआ है, तो अनुलोमित होने लगता है, मल जो है वह पूरी तरह से साफ हो जाता है। और निरूह बस्ती देने के बाद मूत्र प्रवृत्ति भी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि सार्किट विभजन कहां पर होता है, तो पक्वाशय में होता है। मतलब ग्रहणी कलश से शुरू होकर पक्वाशय में होता है, और वहीं पर ही मूत्र की उत्पत्ति होती है। जब हम निरूह बस्ती देते हैं तो मूत्र का कार्य भी, मूत्र उत्पत्ति होकर यूरिनेशन भी अच्छे से होने लगता है। इसीलिए दोष शोधनम भवती, दोष शोधनम जब विशेष लाभ भवती, स्पेशल जो लाभ है वह कहां होता है, जब हम भूखे पेट जब देते हैं तभी होता है। फिर बोल रहे हैं कि जीर्णा ने आशय दोषा प्रव्यक्ता भवंती। जब खाना जो है वो पच जाता है तो जो दोष है वो पूरी तरह से व्यक्त हो जाते हैं, पक्वाशय में आ जाते हैं, और जब हम निरूह बस्ती देते हैं तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और इसीलिए भूखे पेट देते हैं तो जो मल संचिति हुई है खाना पचने के बाद, जब मतलब जैसे कटु अवस्था पाक हो गया है और उसके बाद में हमने निरूह बस्ती दिया है तो वो पूरी तरह से पच जाता है और वह अच्छे से कोष्ठ की शुद्धि करने में सामर्थ्यवान बन जाता है। निरूहेण प्रव्यक्ता दोषाः निशेष रीत्या सुखेन शरीर प्राप्यन्ते। इसका मतलब है कि जब हम लोग निरूह बस्ती देते हैं, भूखे पेट जब देते हैं, तो जो काढ़े का बस्ती रहता है उससे क्या होता है कि सारे दोष जो है वह सुखपूर्वक निकलने के लिए मतलब बाहर आ जाते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं, पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए भूखे पेट ही निरूह बस्ती देना चाहिए। भोजनानंतरम निरूह बस्ती दानेन विसूचिका छर्दी अन्येषां वा सुदारुण विकारा समुद्भव संभवती। अगर हमने खाना खाने के बाद तुरंत ही गलत मेथड से निरूह बस्ती दे दिया, जैसे कि आपने खाना खाया और तुरंत ही काढ़े का बस्ती किसी डॉक्टर ने दे दिया, तुरंत ही खाना खाते ही, तो उससे क्या होगा, सूचीवत वेदना होगी, कॉलरा हो जाएगा, उल्टी आएगी,
और विसूचिका हो जाएगा और उल्टी भी आने लगेगी। इसी तरह से बहुत सारे दारुण विकाराणाम, मतलब बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती है। समुद्भव संभवती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद कभी भी हमें निरू बस्ती नहीं देना है। ये एक नियम है और इसको जो फॉलो करता है वही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक रहता है। इसको हमेशा मानना चाहिए। इसके बाद में बता रहे हैं एक सरल सामान्य नियम है। चौथा नंबर का पॉइंट है कि रात्रो स्नेह बस्ती न दद्यात, रात्रि में तेल का बहुत ज्यादा मात्रा में स्नेह बस्ती नहीं देना है। मात्रा बस्ती के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अनुवासन बस्ती के बारे में बता रहा हूं। रात्रि में कभी भी स्नेह बस्ती नहीं देना है। क्यों नहीं देना है उसका उत्तर संस्कृत में दिया है। रात्रो तो हृदय स्त्रोतसाम च म्लानता याति। इसका मतलब यह है कि रात्रि में हृदय जो रहता है वो सो जाता है। दिन में हम लोग काम करते रहते हैं तो हृदय का जागृत अवस्था में रहता है, रात्रि में वो म्लान हो जाता है। जिस तरह से पंखुड़ी फूल रहता है, कोई भी फ्लावर रहता है, शाम को पूरी तरह से मुरझा जाता है, उसी तरह से हृदय भी मुरझा जाता है। उसी को बोला है रात्रो च हृदय स्त्रोतांसी च, मतलब हृदय और जितने भी स्त्रोतस है म्लानता आती, म्लानता मतलब मुरझा जाते हैं, जिस तरह से मुरझा जाना ऐसे बोलते हैं। और सुबह जब सूर्योदय होता है तो सारे जो फ्लावर्स हैं या फिर जो नए नए जो कोपले आ रही है वो कैसे जागृत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए पूरे संसार का नियम बताया कि जितने भी प्राणी मात्र हैं सूर्य का उदय जब होता है तो सभी लोग एकदम नया ताजगी से नया काम करने के फंक्शनली सब एक्टिव हो जाते हैं और शाम के टाइम पे सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए शरीर में भी ऐसा ही होता है, मनुष्य शरीर में भी ऐसा होता है कि रात्रि में, क्योंकि रात्रि जो है वो तमोद्भवा, ऐसा बोला है कि शाम का टाइम अंधकार में होता है, तमोगुण प्रधान होता है, और जो सुबह का टाइम होता है सत्व और रजतम प्रधान होता है, मतलब सत्व गुणात्मक रहता है। उस टाइम पे हृदय और स्त्रोतस खुले हुए रहते हैं, एकदम जागृत अवस्था में रहते हैं। इसलिए रात्रि में अगर आपने स्नेह बस्ती दिया फिर क्या होगा, तथा च धातव क्लिन्नते सूर्योष्मा भावत गतिहीनत्वाच मन देहेयो। इसका मतलब यह है कि जब रात्रि में आपने स्नेह बस्ती ज्यादा मात्रा में, जैसे 500 ml में आपने तेल का बस्ती दे दिया, शीर वाला तेल का आपने 500 ml ज्यादा मात्रा में दे दिया, तो क्या होगा, धातुआ क्लिद्यते, धातुओं में बहुत ज्यादा क्लेदन क्लेदन कर देगा, वो स्नेहन नहीं करेगा, वहां एक्स्ट्रा ऐसा स्नेह आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्नेह आ जाएगा और क्लेद भी उत्पत्ति करेगा। सूर्योष्मा भावात गतिहीनत्वात्, सूर्य की उष्मा नहीं है, सूर्य उष्मा अभावत, सनलाइट नहीं है तो उसके अभाव में, और गतिहीनत्वात्, उसकी मूवमेंट्स भी नहीं है, गतिहीनत्वात्, गतिहीन होने की वजह से, और मन देहेयो, मतलब मन और शरीर को यह क्या करता है, तो धातुआ क्लिद्यंते, मतलब शरीर को दूषित करता है, मन को भी दूषित करता है, मन भी विकृति में आ जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन या आ जाएगा या एंग्जाइटी होने लगेगा। इसीलिए कभी भी रात्रि में ज्यादा मात्रा में अनुवासन बस्ती नहीं देना है। तथा विधेय शरीरे दत्त स्नेह बस्ती ही दोषोत्क्लेशम स्नेहोत्क्लेशम च करोति। अब ऐसे शरीर में जो जहां पर स्त्रोतस और हृदय पूरी तरह से क्लिन्न हो गए, पूरी तरह से मुरझा गए हैं, म्लान हो गए, और वहां पर क्लिन्न हो गए मतलब बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद हो गया, बहुत ज्यादा स्नेहन हो गया, अनावश्यक तेल तेल हो गया। आप लोगों को एक एग्जाम्पल में देता हूं, जो पेट्रोल है और डीजल है वो हम लोग गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी अच्छा चलता है। कभी कभी आप लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में गए होंगे तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो ऑयल के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो टैंकर्स होते हैं ना, वो उलट जाते हैं। वहां पे कुछ कुछ ऐसे बॉम्बे पुणे हाईवे में ना कुछ कुछ ऐसे घाट का एरिया है जहाँ ब्रेक फेल हो जाता है, और ये ज्यादातर होता ही है। तो क्या होता है कि पूरा टैंकर का टैंकर तेल जो है, पेट्रोल है, वो पूरी तरह से फैल जाता है रोड पे। फिर वहां पर अगर कोई नॉर्मल गाड़ी भी जाएगा तो स्लिप होता है, और स्लिप होने के घाट में गिरने का डर रहता है। तो यही यहाँ पर अगर हम स्नेह स्नेह बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो क्या होगा कि क्लिन्नता आती है। जिस तरह से रोड पे तेल अगर पेट्रोल पूरी तरह से हो गया तो नॉर्मल कार है वो फिसलेगी, बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है। उसी तरह इसी तरह से स्नेह स्नेह बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्लिन्नता आती है। और क्लिन्नता आने की वजह से और पूरा स्त्रोतस में उपलेप हो जाता है, अनावश्यक उपलेप हो जाता है, तो नॉर्मल कार्य भी नहीं हो पाता है। ये होता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि दोषोत्क्लेशम, दोषों का उत्क्लेश होने लगता है, वात पित्त कफ हो गया, फिर उसके बाद में अपचन आम उत्पत्ति हो गया, और बहुत ज्यादा उत्क्लेश होने लगता है, उल्टी आने जैसा मन होता है, छर्दी होने लगता है, लूज मोशन होने लगते हैं। स्नेहोत्क्लेशम जो करोती, स्नेह पचेगा भी नहीं और वह उत्क्लेशित होना चाहता है, निकलना चाहता है, क्योंकि वह एक्स्ट्रा है, वो शरीर को जरूरत नहीं है।
तस्मात रात्रो स्नेह बस्ती न दातव्य, इसलिए रात्रि में कभी भी स्नेह बस्ती नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम पे हृदय का जो गति है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हुआ रहता है। जब हम लोग काम करते हैं, दिन भर मेहनत कर रहे होते हैं, और सूर्योदय के प्रकाश की वजह से हमारा जो शरीर है, वैसा सिस्टम है, वह स्नेह को पचा सकता है। लेकिन रात्रि में उतना काम नहीं कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हम रात्रि में तो बीपीओ में जाते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, तब भी रात्रि जो है वो श्लेष्मोद्भवा और तमोभवा ऐसा बोला है। रात्रि में बिल्कुल भी स्नेह बस्ती ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, ऐसा नियम है। सूर्योदय का, सूर्य का जो महत्व है, हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी सूर्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उससे पूरा संसार जो है वह अपना कार्य ज्यादा अच्छे से करता है। जब सूर्य नहीं होता है तो वह कार्य नहीं हो सकता है, और चंद्रमा का काम होने लगता है। और चंद्रमा हो या ना हो, लेकिन श्लेष्मोद्भवा ऐसा जो है, कफ का वो टाइम रहता है, उस टाइम पे कभी भी हमें, कफ का टाइम जो है वो प्राकृतिक रूप से रात्रि जो रहती है ठंडी रहती है, और दिन जो रहता है वो गर्म रहता है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे कभी भी स्नेह बस्ती दें, उसका व्यापक होता ही होता है, इसलिए रात्रि में स्नेह बस्ती नहीं देना है। या मैं मात्रा बस्ती के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अनुवासन बस्ती के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद में बोल रहे हैं दिवा स्नेह बस्ती दद्यात, दिन में ही स्नेह बस्ती देना चाहिए, ऐसा नियम है। क्यों देना चाहिए दिन में अनुवासन बस्ती, और वो भी ज्यादा मात्रा में? क्यों बोल रहे हैं? निशेष परिपक्वेन आहार रसेन अग्नि संवर्धनम भवती। इसका मतलब है कि जो खाना खाने के बाद हम लोगों ने तेल का बस्ती दिया, या घी का बस्ती दिया, या वसा और मज्जा का बस्ती दिया, तो उससे क्या होगा कि आहार रस जिस तरह से पचेगा, हम लोगों ने खाना खाया, जाठराग्नि की प्रक्रिया हुई, तो आहार रस जैसे जैसे पचेगा वैसे वैसे स्नेह पचेगा और अग्नि को बढ़ेगा। जिस तरह से कोई हवन हो रहा है और आपने घी डाला, तो वो क्या होता है, और हवन का अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। उसी तरह से जाठराग्नि जो रहती है वो दिन में ज्यादा प्रज्वलित रहती है, और उस टाइम पे आहार रस जैसे पच रहा है, उसी तरह से आपने कोई तेल डाला या घी डाला या वसा डाला या मज्जा डाला, इसका बस्ती दिया और ज्यादा मात्रा में दिया, तो ये क्या करेगा, अग्नि को और संवर्धन करेगा, अग्नि को और बढ़ाएगा। और दूसरा क्या है कि आहार रस को भी वो तकलीफ नहीं देगा, आहार रस का भी पाचन अच्छे से हो जाएगा, स्त्रोतों में स्नेहन भी हो जाएगा, और वायु का शमन भी हो जाएगा, पित्त का भी हो जाएगा, कफ का भी हो जाएगा। तो इसीलिए हर समय दिन में ही अनुवासन बस्ती देना चाहिए। स अग्नि स्नेहम पाचयितुम समर्था भवती, जब अग्नि संवर्धन हो रहा है तो ये अग्नि जो है स्नेहम पाचयितुम, स्नेह को पचाने में समर्था भवती, सामर्थ्यवान हो जाता है, वो पचा लेता है दिन में जो अनुवासन बस्ती दिया जाता है। दिने विवृत स्त्रोतस्वाद स्नेह शरीरम अनुसरपति, जब दिन में स्त्रोतस जो रहते हैं वो खुले हुए रहते हैं, ओपन रहते हैं स्त्रोतस। रात्रि में क्या रहते हैं, स्त्रोतस बंद हो जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि रात्रि में पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, रात्रि में फल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे पौधे ये सब सो जाते हैं और दिन में वो जागृत होते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में जितने भी स्त्रोतस हैं वह सब दिन में जागृत रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि जब हमने स्नेह बस्ती दिया तो विवृत स्त्रोतस्वाद वो डायलेटेड रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, और वहां पे स्नेह और ओज, इसका जो ये रहता है सर्कुलेशन, स्नेहम अनुसरपति, स्नेह में जिस तरह से सांप चलता है जल्दी जल्दी, उसी तरह स्नेह भी सब जगह पसरते रहता है, अनुसरपति, सांप की तरह सब जगह फैल जाते हैं सारे स्त्रोतों में। अतः दिने एवं स्नेह बस्ती दातव्य, इसीलिए दिन में ही स्नेह बस्ती देना चाहिए, ऐसा नियम है। इसके बाद में छठवां नियम क्या है, स्नेह बस्ती भोजनानंतरम तुणम दद्यात। इसका मतलब है कि खाना खाने के तुरंत थोड़ी देर के बाद स्नेह बस्ती दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसका क्या अर्थ, इसका क्यों बताया, रीजन क्या है, संस्कृत में बताया। भोजनानंतरम शीघ्रम एवं अनुवासन दातव्य, भोजनानंतरम कृतचक्रमणाय आद्र प्राणिना बस्ती ही दीयते। इसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद जब हम अनुवासन बस्ती देते हैं, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूम फिर के, खाना खाने के बाद थोड़ा 10 कदम या 100 कदम चलने के बाद जब हम बस्ती दे देते हैं, तो क्या होता है कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अत्र आदर पाणिना इति वचन शीघ्रत्वम प्रतिपादितम, इसका मतलब है कि आदर पाणी का मतलब है कि जब हम देते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। खाना खाने के बाद, दिन का खाना खाने के बाद अगर हम लोग देते हैं लंच के बाद, तो वह ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसीलिए खाना खाने के बाद ही अनुवासन बस्ती दिन में देना चाहिए। सावशेषम च कुर्वित, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी आप बस्ती दें तो थोड़ा सा मात्रा बचा दें। पहले के जमाने में बस्ती देते थे तो सिरिंज से और कैथेटर से नहीं देते थे, वो लोग क्या करते थे कि एनिमल्स का यूरिनरी ब्लैडर लेके आते थे और उससे बस्ती पुटक बनाते थे।
तो बस्ती पुटक जब भी बनाते थे तो वह कैसे अभी जैसे कि हमारा जो सिरिंज है उसमें एयर बबल्स हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो बस्ती पुटक बनता था यूरिनरी ब्लैडर से, जैसे गाय का, बकरे का, भेड़ का, भैंसे का, ये अलग अलग इस तरह से मांस को सुखा के चमड़े का बस्ती पुटक बनता था। बस्ती का मतलब वो जो बैग है वैसा बनता था। वो सैक में क्या रहता था कि कभी कभी फाइबर्स वगैरह भी रहते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था, एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे चिपके रहते थे, एयर मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि पूरा बस्ती एक बार में न दें, थोड़ा सा बचा दें। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स नहीं जाना चाहिए। अगर एयर मॉलिक्यूल्स चला गया तो वो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स जाएगा, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल जाएंगे और वो मिसेंट्रिक आर्टरी से एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन में जाएंगे और वहां से सुपीरियर वीना कवा से जाके हार्ट में जाके एम्बोलिज्म कर सकते हैं, जो गैस एम्बोलिज्म बोलते हैं, और हार्ट की गति को वो रोक सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि सावशेषम च कुर्वित, थोड़ा सा रोक के, थोड़ा सा बचा के ही बस्ती करना चाहिए। बस्ती दान समय बस्ती पुटके स्वल्पम बस्ती द्रव्यम अवशेषेत, मतलब बस्ती देते टाइम पे बस्ती पुटक में थोड़ा सा बस्ती द्रव्य को रख देना चाहिए, अवशेष करके रखना चाहिए, पूरी तरह से पूरा बस्ती नहीं देना चाहिए। बस्ती पुटक स्थित बस्ती द्रव्य से संपूर्ण गुद प्रवेश न करणीय, मतलब बस्ती पुटक में जो मतलब बस्ती का जो बैग है, सैक है, जो पहले चमड़े से बनाया जाता था, यूरिनरी ब्लैडर से बनाया जाता था, उसमें संपूर्ण गुद प्रवेशा न करणीय, सारा ही गुद प्रवेश गुदा द्वार से अंदर नहीं डालना चाहिए, न करणीय ऐसा बता रहे हैं। अन्यथा बस्ती पुटक स्थित वायु शरीरम गत्वा पीड़ित, नहीं तो बस्ती पुटक में जो वायु है वह शरीर में जाके पीड़ा करेगा, बहुत ज्यादा पेट में दर्द करेगा, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा, नहीं तो वो हृदय में चला गया, रक्त वाहिनियों से हृदय में चला गया तो एम्बोलिज्म करके मृत्यु तक ला सकता है। इसलिए कभी भी इन्होंने कहा है सावशेषम जो कुर्वित, पूरी तरह से बस्ती पुटक का सारा बस्ती द्रव्य नहीं डालना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मैं एमडी कर रहा था, तो मेरे क्लास में एक लड़की थी जिसने कभी भी पंचकर्म देखा नहीं था, एमडी करी थी लेकिन उसने कभी क्लिनिक ज्वाइन नहीं किया था, केवल कॉलेज में पढ़ा था और ऐसे कॉलेज से पढ़ाई की थी जहां पर पंचकर्म नहीं होता था और केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई करती थी। तो मतलब उसका ऐसे बैड लक कि उसको नहीं देखने को मिला, और वो पूना में नहीं थी, कहीं और कोई दूसरे जगह से किया था उसने, सांगली सातारा से कहीं से तो किया था, तो फिर वहां पर उसको सीखने को नहीं मिला। अब उसकी मम्मी को एसएलई डिजीज हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जो ऑटोइम्यून डिजीज है। तो वह पुणे में एक बहुत बड़े हमारे सर हैं, उनके अंडर में ट्रीटमेंट ले रही थी, मैं यहाँ नाम नहीं बता सकता। तो वो सर ने क्या किया, वो मेरे पीएचडी गाइड बन के भी आए थे, तो वो सर जो थे ना, वो उसको बोल रहे थे कि अभी एसएलई डिजीज है, मैं दवाई तो दे रहा हूँ, इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन इनको बस्ती देना पड़ेगा। अब उनकी माता जी आई थी, गांव से आई थी, तो और वो हॉस्टल में रहती थी, मेरी क्लासमेट लड़की थी, तो वो बोले कि हम अब बस्ती कहाँ देंगे, तो काय चिकित्सा विभाग में जो पंचकर्म का जो है विभाग, वहां पे वो ले गए, और उसने कभी भी, मेरे क्लासमेट ने कभी भी बस्ती नहीं दिया था। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि सर आप मुझे गाइड करिए, मैं बस्ती दूंगी। सर ने कहा कि तुमने दिया है बस्ती, तो उसने झूठ बोला कि हाँ मैंने दिया है, और वो बस्ती देने लगी। तो बस्ती उसने किस तरह से दिया, एयर मॉलिक्यूल्स को उसने नहीं वो किया, कुछ भी किया, ध्यान नहीं दिया, और वो बस्ती देने लगी, तो उसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म का शुरुआत हो गया, सॉरी, शुरुआत हो गया, और बीपी हाई होने लगा। तभी मेरे क्लास के दूसरे लड़के जो बॉयज थे वो भी देख रहे थे कि बीपी हाई हो रहा है, और वो चिल्लाने लगी उसकी माँ कि मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, चक्कर आने जैसा हो रहा है, और वो बस्ती दे रही है, ज्यादा मात्रा में काढ़े का बस्ती दे रही है, एक बार दिया फिर दो बार दिया, किस तरह से दे रही थी मालूम नहीं, बस मुझे ये बात मालूम है कि ऑन टेबल डेथ हो गई थी। तो मेरे क्लास के सारे बच्चे बोले कि हम एलोपैथी का जो अमाइलिडिपिन वगैरह दे के हम इसको मैनेज कर लेते हैं, आप हमें चांस दो। तो वो बोली नहीं, मेरे सर बहुत ही अच्छे हैं, धनवंतरी भगवान जैसे हैं, वो मुझे गाइड करें। और गलती सर की नहीं थी, गलती वो लड़की की थी, उसने कभी देखा नहीं था लाइफ में कि कैसे बस्ती दिया जाता है, और वो देते गई और एयर इतना चला गया और ऑन टेबल उसके माँ की डेथ हो गई। मेरे क्लासमेट चिल्लाते रह गए कि हम लोग को दे दो केस, हम सॉल्व कर देंगे, हम इनको बैलेंस कर देंगे, और फिर वो डेथ हो गई। बाद में वो सर जो बोले, वो बोले कि तुम्हारी वजह से, मतलब तुमने बस्ती नहीं दिया था तो झूठ क्यों बोला, और कभी भी ज्ञान लेने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कर्ण है, कर्ण महाभारत में वो विश्वामित्र के पास गया, तो उस टाइम पे ऐसे परंपरा थी कि केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाया जाता था, धनुष बाण वगैरह ब्राह्मणों को ही सिखाया जाता था।
क्षत्रियों को भी सिखाया जाता था, लेकिन जो विश्वामित्र थे वो ब्राह्मण थे, तो वो केवल ब्राह्मण शिष्यों को ही सिखाते थे। ऐसा अपने अपना गुरुकुल का कुछ लॉ एंड ये था, मतलब लॉज थे, रूल्स रेगुलेशन थे। तो कर्ण जो था वह क्या था, वो क्षत्रिय था। तो वो, और वो सूत पुत्र था, मतलब सारथी ने उसको पाला था, कुंती का पहला नाजायज बच्चा था। तो कर्ण ने क्या किया कि वो गया और विश्वामित्र से बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो विश्वामित्र को लगा कि अब इसमें इतनी गुरु भक्ति है, लेकिन उसने झूठ बोला। तो वह गया, तो एक बार गुरुजी को नींद आ रही थी, तो उसके जो ये रहते हैं ना, मतलब गोद में गुरुजी सो गए। उस टाइम पे ऐसा था कि शिष्य जो थे वो अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे। तभी क्या होता है कि एक बिच्छू आता है, बिच्छू स्कॉर्पियन आता है और वो काटता है, और उसके साथ में और भी बहुत सारे बिच्छू आते हैं और वो काटते हैं, जिससे खून बहने लगता है बहुत ज्यादा। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो दिल से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और ब्राह्मण ऐसे रहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। आज के जमाने के ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूँ, उस जमाने के ब्राह्मण का बता रहा हूँ, जब द्वापर युग था। तो ब्राह्मण जो रहते हैं ना, वो कष्ट नहीं सह सकते हैं, मतलब उनको कोई भी डरा सकता है, ऐसे तरह के ब्राह्मण का प्रवृत्ति रहता है। जो क्षत्रिय रहते हैं वो दुख को सहन कर सकते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, शूरवीर रहते हैं, ब्रेव रहते हैं। कितना भी खून बहे, कितना भी कट पिट जाए, तो वो बर्दाश्त करने की ताकत क्षत्रियों में बहुत ज्यादा होती है। और मतलब ऐसा ग्रंथों में लिखा है, और ब्राह्मणों में नहीं रहती है, ब्राह्मण बेचैन हो जाते हैं। अब ये जो कर्ण था उसमें इतना वो था कि गुरुजी सो रहे हैं, तो मैं गुरुजी को क्यों उठाऊं, उसकी गुरु भक्ति थी। तो गुरुजी को मैं क्यों उठाऊं, और खून पे खून बह रहा है, बिच्छुओं ने इतना काट दिया, इतना काट दिया। और तो फिर ना, जब गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण का खून बह रहा है, जैसे धार बह रहा है। और फिर उन्होंने देखा कि खून उसके कपड़े पे भी लग गया था, धोती में। तो वहां पर तो गर्म खून था। क्षत्रियों का खून जो है वो गर्म होता है, ब्राह्मणों का खून ठंडा होता है, जो जो ग्रंथों में बताया। तो अब गुरुजी को तो समझ आ गया कि ये तो क्षत्रिय है, इसने मुझसे झूठ बोला ये बात कि ये ब्राह्मण है। तो उन्होंने उसको डांट के पूछा कि तुमने मुझसे सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और झूठ क्यों बोले तुम कि तुम ब्राह्मण हो। तो वो बोला कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना था, और मैं सूत पुत्र हूँ, कुंती का मैं मेरी माता कुंती है, उनका मैं नाजायज संतान हूँ, और फिर मुझे ज्ञान प्राप्त करना था। और गुरु द्रोणाचार्य जी क्षत्रियों को केवल सिखाते थे और सूत पुत्र को नहीं सिखा रहे थे, और मुझे ज्ञान प्राप्त करना था, तो इसलिए मुझे झूठ बोला। तो गुरु जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने श्राप दे दिया कि एक तो तुम्हारी गुरु भक्ति है, लेकिन तुमने झूठ बोला, तो गुरु भक्ति की वजह से तुमको ये जो ज्ञान मैंने दिया है वो याद रहेगा, लेकिन जिंदगी में जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरे विद्या की, तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो जब महाभारत का युद्ध होता है, तो महाभारत का युद्ध होते टाइम जब अर्जुन जो है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना के मार दिया था, और उसका मेन कल्प्रिट कौन था, तो कर्ण ही था। और द्रौपदी को जब चीर वस्त्र हरण करने का था, तो आइडिया किसका था, कर्ण का ही था, क्योंकि कर्ण को जिंदगी में बहुत सारी चीजें नहीं मिली थी जो उसका अधिकार था। तो कर्ण ही सबसे मेन विलन था। उस अभी अगर वो बोल देता ना दुर्योधन को कि चीर हरण मत करो, मतलब द्रौपदी के कपड़े मत निकालो, तो दुर्योधन और दुशासन में इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन सबसे गंदा जो विलन था महाभारत का वो कर्ण ही था। तो और चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारने का और अर्जुन को और कृष्ण भगवान को दूर लेके जाने का ये आइडिया पूरा कर्ण का था। तो कर्ण जब दूसरे दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, और फिर जरासंध ने पहले रोका था, चक्रव्यूह का पहला गेट जो था जरासंध ने रोका था। तो जरासंध को मारने के बाद फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आज तो कर्ण को मारना है। तो कर्ण को मारने लगे ना, कर्ण के पीछे पीछे गए, कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके गए। तो फिर ना उसका ध्वजा निकाल दिया, रथ का ध्वजा निकाल दिया, फिर एक बाण मारा, तो फिर उसका जो धनुष बाण था वो गिर गया, फिर वो तलवार लेके लड़ने लगा, उसके मार दिया। फिर उसके बाद में उसका जो रथ था उसके पहिए को मारा, उन्होंने पहिए को मारा कि, तो फिर वो पहिया जो था रथ का वो पहिया अटक गया। तो कर्ण जो था वो निहत्था हो गया पूरी तरह से। तो उसने कहा अर्जुन को और कृष्ण को कि आप लोग रुक जाइए, मुझे अपना जो पहिया है रथ का वो मुझे निकालने दीजिए, फिर मैं रथ को पहिया निकाल के फिर मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी कर्ण निहत्था है, और दूसरा बात है कि इसी टाइम पे तुम मारोगे तो यह अपना जो विद्या है गुरु के शाप की वजह से भूल चुका है, इसी टाइम पे तुम मारो। तो उसने अर्जुन ने उसी टाइम पे बाण मारा, और फिर कर्ण को बाण लग गया और वो मरने लगा। तो उसने कहा कि मैं तो नीति पूर्वक कर रहा था, क्योंकि
जो युद्ध धर्म है क्षत्रियों का, उसमें यह नियम है कि निहत्थे कभी भी योद्धा पे अस्त्र नहीं चलाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि तुमने अभिमन्यु को मारते टाइम नियम पाला था क्या? द्रौपदी को चीर हरण करते टाइम नियम पाला था क्या? तो तुम हमसे क्यों अपेक्षा कर रहे हो? तो इसीलिए गुरु का शाप जो है वो सर्व मतलब सबसे भयंकर होता है। और कर्ण उसी टाइम सब पूरा तरह से भूल गया था। इसी तरह से जो मेरे सर, मैं यहाँ पर ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे जो सर हैं वह भी इसी तरह से गुस्सा हो गए। मेरे सर नहीं, मतलब जमदग्नि सर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और सर थे। तो वो मेरे क्लासमेट से इसलिए गुस्सा हो गए और उसको बोल दिया कि तुम स्ट्रिक्टली मेरे पास मत आयुर्वेद सीखने आओ, क्योंकि तुमने बस्ती दिया नहीं था लाइफ में। और तुम अचानक जाके अपनी माँ को, वो भी एसिली डिजीज है, इतना बड़ा बीमारी है, और तुम खुद ही जाके बस्ती दे रही हो, कभी दिया नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, और तुम डायरेक्ट दे रही हो और माँ की डेथ हो गई, मेरा नाम भी खराब हुआ और तुम्हारी माँ का भी डेथ हो गया, और कॉलेज में, हॉस्पिटल में, सब जगह फैल गया कि वो सर का ट्रीटमेंट चल रहा था और ये उनकी स्टूडेंट बस्ती दे रही थी और डेथ हो गई। तो ये तो गलत बात है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि बस्ती पुटक स्थित वायु शरीर गत्वाम पीड़ित, कभी भी एयर बबल को नहीं जाना चाहिए बस्ती में, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो जिसने कभी बस्ती दिया नहीं है वो हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कभी भी बस्ती ना दीजिए। जो नियम है वो देखिए, बस्ती किस तरह से दिया जाता है, आपके पास सीनियर रहेंगे या किसी गुरु के पास जाके बस्ती किस तरह से दिया जाता है वो सीखिए, तभी बस्ती दीजिए। इसके बाद में 8वां नियम क्या बता रहे हैं, बस्ती दानानंतरम स्विक ताड़नम कर्तव्यम। जब भी आप बस्ती दे देते हैं पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के, और बस्ती देने के बाद कमर पे जो पेल्विक एरिया है उस पे उल्टे हाथ से ऐसे मारना है। इसको बोलते हैं स्विक ताड़नम कुर्यात, मतलब हमें ताड़न, बहुत जोर से नहीं मारना है, इतना जोर से नहीं मारना है कि पेशेंट को बोले आहा इतना जोर से मारा, हमें ताड़न करना है, धीरे धीरे मारना है। यावंत यावत पर्यंतम बस्तिनाम दियमान स्नेह, नहीं, इसमें बोल रहे हैं बस्ती ताड़नम कर्तव्य, बस्तिना दियमान स्नेह अधिकाधिक कालम पक्वाशय तिष्ठतु अतः बस्ती दानांतरम स्विक ताड़नम कर्तव्यम। मतलब जब हमने बस्ती दे दिया, स्नेह की बस्ती दे दी, तो उसके बाद में अधिक से अधिक काल तक पक्वाशय में वो रहना चाहिए। तो इसीलिए स्विक ताड़नम करना है। इसका क्या साइंटिफिक रीजन है कि स्विक ताड़न क्यों करना है, बैक में उल्टे उससे क्यों मारना है? इसलिए मारना है कि उससे क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, और जितने भी मसल्स है कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और ऑयल को वो ऊपर की तरफ लेके जाके होल्ड करने लगते हैं। इसीलिए स्विक ताड़न का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसीलिए बोला है अतः बस्ती दानांतरम स्विक ताड़नम कर्तव्यम, यह करना ही चाहिए, यह नियम बताए। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, 9वां जो है सूत्र वो क्या बता रहे हैं, स्नेह बस्ती प्रतीक्षेत। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब, इसका मतलब यह है कि जब स्नेह बस्ती देते हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा करना चाहिए। स्नेह बस्ती देने के बाद वो 6 घंटा रह सकता है, 12 घंटा रह सकता है, मैक्सिमम 24 घंटा भी शरीर में रह सकता है, इसलिए प्रतीक्षा करना है। काढ़े का बस्ती तो ज्यादा मात्रा में रहता है, और काढ़ा का बस्ती देते हैं तो कभी कभी 10 मिनट में, कभी कभी 45 मिनट में मैक्सिमम तक से वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपने स्नेह बस्ती दिया तो वो तुरंत वापस नहीं आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्नेहन करेगा, पूरा पूरा बॉडी में फैलेगा, और उसके बाद में बॉडी जितना लेना चाहती है वो ले लेगी और बाकी वो निकाल देगी पूरी तरह से। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्रतीक्षा करें, वेट करें, इसमें जल्दीबाजी ना करें। यावत पर्यंतम बस्तिना दिया मन स्नेहम शरीरम गतो उपद्रवम न करोति। जब हम बस्ती देते हैं तो कोई भी उपद्रव नहीं कर रहे, तब तक तावत पर्यंतम तस्त प्रतीक्षा कर्तव्य, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, हम तेल का बस्ती दे रहे हैं, तब तक वो आराम से जब जा रहा है तब तक प्रतीक्षा करना है। हमें गुदवर्ती लगा के, सपोसिटरी लगा के उसको निकालना नहीं है, या विरेचन करा के, या किसी भी तरह से निकालना नहीं है, या फिर स्नेह बस्ती दिया और फिर काढ़े का बस्ती देके तेल को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब तक उपद्रव नहीं हो रहे हैं, वो आराम से सुखपूर्वक तेल जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है, अपना कार्य कर रहे हैं, तब तक प्रतीक्षा करना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच। इसके बाद में 10वां सूत्र क्या बता रहे हैं, मल विसर्जनानंतरम एव बस्ती ही दातव्य, मतलब मल का त्याग करके ही बस्ती देना चाहिए। तो क्या होता है, पेशेंट को पॉटी आई है बहुत जोर से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बस्ती का नाम सुनते ही पेशेंट को पॉटी आने लगता है। तो ये बोल रहे हैं मल विसर्जनानंतरम, मल का विसर्जन करने के बाद ही बस्ती देना है। निरू बस्ती दीजिए, अनुवासन बस्ती दीजिए, लेकिन मल विसर्जन करने के बाद ही दीजिए। मल का वेग आए और आपने बस्ती दिया तो वो तुरंत का तुरंत ही निकल जाता है। मल, मैंने एक बार देखा था जब मैं ये इंटर्नशिप कर रहा था, तो जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था वहां पे ना एक पेशेंट को बहुत ज्यादा जोर से पॉटी आया, और वहां बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे बहुत भीड़ रहती है, तो डॉक्टर्स लोगों को बहुत ज्यादा जल्दीबाजी थी, हमारे सीनियर्स को जो एमडी स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने, वो बोलते थे जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बस्ती करने, नहीं तो नंबर चला जाएगा।
तो एक पेशेंट को वो बस्ती दे रहे और उधर ही उधर काढ़े का दे रहे, और उसको बहुत ज्यादा मल का बेग आया था, लेकिन उसने बताया नहीं डर के मारे कि डॉक्टर लोग डांटेंगे, और उसने बस्ती दे दिया वो डॉक्टर ने, और उधर देते ही उसको पूरा काढ़ा और मल वो ऑन टेबल ही आ गया, पूरा निकल गया। फिर उसको साफ करवाना पड़ा, कितना घिन आता है। इसलिए बोलते हैं मल विसर्जनानंतरम एव बस्ती ही दातव्य, मल का विसर्जन होने के बाद ही बस्ती देना चाहिए। इसमें इसका क्यों बता रहे हैं, क्यों मतलब कार्य कारण भाव क्या है वो बता रहे हैं। मल विसर्जना संवेदना समय यदि बस्ती दानस्य यत्ना भवति तरही बस्ती शीघ्र में प्रतादयति। इसका मतलब यह है कि मल विसर्जन का संवेदना आया है, रिफ्लेक्स आया है, और उस टाइम पे यदि बस्ती दानस्य यत्ना भवति, बस्ती दान का यत्न किया जाता है, तरी बस्ती ही शीघ्रम एवं प्रतायति, तो वो बस्ती का द्रव्य है, आप काढ़ा का दीजिए, माधुतैलिक बस्ती दीजिए, घी का बस्ती दीजिए, कोई भी बस्ती दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, कोई भी बस्ती दीजिए, वो तुरंत ही वापस आ जाती है। तेन बस्ते है पक्वाशय कार्यम न भवती, तो वो बस्ती का जो द्रव्य है वो पक्वाशय में कार्य नहीं कर पाता है। अतः बस्ते सम्यक कालार्थम मल विसर्जनानंतरम एव बस्ती दातव्य, इसलिए बस्ती का अच्छा कार्य होना चाहिए। इसीलिए आप लोग मल विसर्जन करने के बाद थोड़ा देर रुक जाइए, आधा घंटा 1 घंटा रुक जाइए, जब वो संवेदना जो है वो एकदम शांत हो जाए, पेशेंट को एकदम कंफर्टेबल फील हो, तभी ही बस्ती देना चाहिए। निरु या अनुवासन या मात्रा बस्ती सभी के लिए नियम है। उत्तर बस्ती भी दे रहे हैं तो मल का वेग जो है वह पूरी तरह से निकल जाए, संवेदना एकदम शांत हो जाए, तभी ही बस्ती देना है। इसके बाद में 11 नंबर का श्लोक है, ये बोल रहे हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटा के, और जैसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है, आप लोगों ने सर्जरी में पढ़ा है कि जब लेफ्ट साइड में सुला देते हैं, लेफ्ट करवट में सुला देते हैं, उसके बाद में नीचे का पैर सीधा और ऊपर का थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर की तरफ ले जाना है, तब हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बस्ती देना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, रुग्ण सव्य पार्श्व सुखम शायद, पेशेंट को पार्श्व में एक किनारे लेफ्ट साइड में सुखपूर्वक सुला देना है। दक्षिण पाद संकोच्य वाम पाद तू सरलम कर्तव्य, जो राइट पैर है वो ऊपर की तरफ संकुचित कर देना है, और वाम पाद लेफ्ट जो पैर है वो सीधा करना है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेफ्ट पैर सीधा करना है, राइट को संकुचित कर देना है, मतलब मोड़ देना है। अस्मिन अवस्थायाम गुदवलय मलाशय पक्वाशय ग्रहणी आदि अवयवा समानांतरम अवस्था प्राप्नुवन्ति। इसका मतलब है कि ऐसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जब हम पेशेंट को लिटा देते हैं तो जो गुदवलियां जो हैं, अपना जो प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवेरिणी, ये तीनों गुदवलियां जो रहती हैं, फिर मलाशय जो रहता है मतलब सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये और पक्वाशय पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, और ग्रहणी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम, ये सब क्या रहता है कि समानांतरावस्था प्राप्त नहीं आती, मतलब वह अपने नॉर्मल कंडीशन में रहती हैं जब हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा देते हैं। तेन बस्ती मलाशयम पक्वाशयम गत्वा तत्र स्नेहनम कृत्वा मलान बही आनयति, तब ऐसे कंडीशन में जब हमने स्नेह बस्ती दिया तो पूरी तरह से पूरा स्नेहन करके फिर मल को सम्यक रूप से निकालती है। इसीलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही पेशेंट को लिटा के बस्ती देना चाहिए। बस्तो यह स्नेह प्रवर्तते स अणु प्रवण भावेन सूक्ष्मतम स्रोत पर्यंतम कार्यम करोति। जब हम इस तरह से बस्ती देते हैं तो वह छोटे छोटे अणुप्रवण भावेन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में वह सूक्ष्म स्रोत तक जाके और कार्य करता है, ऐसा नियम है। अगर आप लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट को लिटा रहे हैं, या सुपाइन पोजीशन में लिटा रहे हैं, प्रोन पोजीशन में लिटा रहे हैं, या राइट साइड में लेटा रहे हैं, या टेढ़े मेढ़ा कैसे भी सुला रहे हैं, और उस टाइम पे आपने बस्ती दिया, तो वो बस्ती एक तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो पोजीशन ही पूरा चेंज हो जा रहा है। इसलिए सबसे जो ये बोल रहे हैं वाम पार्श्व अवस्थायाम, वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा के ही बस्ती देना चाहिए। इसका एकदम स्ट्रिक्टली अपने आचार्य लोगों ने यह नियम बताया है। फिर 12th नंबर का है, क्या बोल रहे हैं, बस्ती दानात प्राक रुग्णस्य सत्व बलवर्धनम। जब भी हम बस्ती दे रहे हैं तो हमें पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है और बल है, मानसिक बल है, वो बढ़ाना चाहिए। हमें काउंसलिंग करना चाहिए कि अब हम बस्ती दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मल साफ हो जाएगा, आपको व्याधि से परिमोक्ष मिल जाएगा। सत्व बलवर्धनम कुर्यात, ऐसा बोल रहे हैं कि उसका माइंड का जो ताकत है वो बढ़ाना चाहिए। एकस्मिन् रुग्णे बस्ती दान भयात एवं मल प्रवृत्ति जाता अतः रुग्ण से सत्व बल वर्धनम आवश्यकम। मतलब क्या है कि अगर सत्व बल आपने नहीं बढ़ाया तो हम लोग, वो पेशेंट डर के मारे उसको पॉटी तुरंत आ जाएगी। हमने केवल टच किया कैथेटर और उसको पॉटी आ जाएगी, और वो डर जाएगा, एंग्जाइटी में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा कि ये क्या हो रहा है, नीचे से इतना डाल रहे।
कुछ कुछ पेशेंट तो ऐसे मैंने देखे अपने, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, वो डॉक्टर्स को या नर्स को ना चिल्लाते थे और गालियां देते थे कि हमको नीचे से वो क्या पाइप डाल रहे हैं उनको। तो इसीलिए पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके फिर आश्वासन देके और उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करके ही हमें बस्ती देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में 13वां नियम क्या है, बस्ती दानात पूर्वम गुद परीक्षणम कर्तव्यम। बस्ती दान के पहले गुद की परीक्षा करना बहुत जरूरी है कि उसको क्या रेक्टल एब्सेस तो नहीं है, या फिर उसको फिशर तो नहीं है, फिशुला तो नहीं है, ब्लीडिंग पाइल्स तो नहीं है, या एक्सटर्नल पाइल्स तो नहीं है। क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हमने ये सब चेक करके नहीं दिया और डायरेक्ट हम उसको बस्ती नेत्र से या कैथेटर डाल रहे हैं, तो कभी कभी फिशर बढ़ सकता है, फिस्टुला बढ़ सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, एब्सेस बढ़ सकता है, कट पिट सकता है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है और आप कैथेटर डाल रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट्स हैं, और ये ना सारा संस्कृत में है। जो भी मैं बता रहा हूँ सब संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, और ये मेरे सर ने पूरा संस्कृत में ऐसे करके और नोट्स दिए हैं। आप लोग को चाहिए तो मैं दे दूंगा। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल हम लोग और भी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है। जो हम लोग पढ़ते हैं करते हैं ना, वो हमें साइंटिफिक रूप से ही करना चाहिए। और क्योंकि आयुर्वेद जो लिखा है सतयुग में लिखा गया, इतने हजारों करोड़ों साल से बस्ती किया जा रहा है, तो इसका नियम है। कोई भी प्रोसीजर का नियम रहता है, कैसे भी कोई भी दे दे तो वो बस्ती नहीं होता है। ठीक है। तो मैं अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतना मन लगा के आप लोग पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, फिर उसको कार्यान्वित भी करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप सब लोग। ठीक है, मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। डॉक्टर सुमन साहू जी बोल रहे हैं, प्रणाम सर। सर पेशेंट एज 38 है, उन्हें गॉल ब्लैडर में 3 स्टोन 1165 mm है, उन्हें क्या ट्रीटमेंट दूं? आप ये गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके साथ में आप कौन सी व्याधि आपको लग रही है? अम्ल पित्त लग रहा है क्या, पित्तज ग्रहणी लग रहा है क्या? पूरा हेतु संप्राप्ति लक्षण के साथ बताइए तो मैं चिकित्सा आपको सही बता पाऊंगा। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी आपको भी प्रणाम। डॉक्टर हरकिरण किरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हैंग होता है, 2 मिनट रुक जाइए। जब भी मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ ना, तो मैं जब स्क्रॉल करता हूँ इनबॉक्स को तो ये थोड़ा हैंग होता है। 2 मिनट रुक जाइए बस। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे भी आप लोगों से जितना भी नॉलेज है हमारे सर का, वह शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील पुंडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगजीत वैद्य जगजीत मोगा जी प्रणाम आपको। आप सबके सब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आप लोगों में सत्व गुण है सब लोगों में। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम। अच्छा, रितिका मैम बहुत दिन के बाद आई है, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बोले रक्त लाल रक्त कोशिकाओं के न बनने से कौन सी बस्ती कब देते हैं? तो इसमें रक्त बस्ती ही बोला है, जीवादान बस्ती वह बोला है, नहीं तो सामान्य जो विशेष सिद्धांत है उसमें हम लोग गुण सामान्य कर्म सामान्य, जो जैसे रक्त कोशिकाएं नहीं बन रही है तो रक्त को बढ़ाने वाले जैसे मंजिष्ठा है, उसी तरह से जो रक्त को बढ़ाने वाली स्वर्णमाक्षिक भस्म है, फिर उसके बाद में द्राक्षा है, फिर अनार है, ऐसे जो रक्त बढ़ाने वाली चीजें हैं उसका हम लोग काढ़े की तरह बना के और उसका बस्ती देते हैं। तो वो गुण सामान्य हो गया, एक कर्म सामान्य होता है और एक द्रव सामान्य होता है। द्रव सामान्य में तो रक्त की डायरेक्ट बस्ती देते हैं, गुण सामान्य में गुणता जो मिलते हैं वैसे, और कर्म सामान्य में रक्त को बढ़ाने वाले जैसे ठंडा नॉर्मल जो ठंडा रहता है वैसे द्रव्यों को देते हैं, शीत वीरात्मक द्रव्य जैसे चंदन, रक्त चंदन वगैरह हो गया, तो रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम कर देते हैं। इस तरह से हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रमोद मिश्रा जी बोले परशुराम जी, हाँ ठीक है, विश्वामित्र नहीं परशुराम जी, हाँ वो मैं मेरे को बताना का उद्देश्य वो था, परशुराम जी की कहानी है, विश्वामित्र नहीं। विश्वामित्र तो खुद ही क्षत्रिय थे, परशुराम जी ब्राह्मण थे। हाँ, आपने सही बात याद दिलाया, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर भारती जी बोल रही है नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको।
नीलम बोल रही है आई एम क्षत्रिय। मैंने आपसे ये नहीं पूछा आप कौन से कास्ट के, मैं बस एक स्टोरी बता रहा हूँ कि गुरु से झूठ बोल के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गुरु का शाप लग गया था कर्ण को। ऐसे मेरे जो क्लासमेट है उसने अपने सर को नहीं बताया था और उसने बस्ती दिया और उसकी मम्मी की डेथ हो गई, ऑन द टेबल डेथ हो गई। अगर ये किसी पे केस होता तो सर को भी जेल हो जाता और वो लड़की को भी हो जाता कि अपनी माँ को उसने मर्डर किया है, उसको मालूम नहीं था उसने कैसे किया ये बस्ती, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। लेकिन ये बहुत गलत है, जो मेडिकल निग्लिजेंस होता है ना ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी कर्म जो है जो आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, किया नहीं है, वह बिना जाने ना करें। ठीक है। डॉक्टर मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ताराचंद साहू जी बोल रहे हैं आस्थावन बस्ती के लिए बेस्ट बस्ती यंत्र बताइए। मैं बताऊंगा, आगे आने वाले सत्र देखते रहिए, आपको सब चीज सीखने को मिलेगा। आगे आने वाले सत्र में सब वेट करिए। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं कितने सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए, थैंक यू। मैं जो भी पढ़ाता हूँ सब अपने सर के नोट से बताता हूँ, और ये सारे ग्रंथोक्त है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी का सारांश भाग संस्कृत में है। संस्कृत को ही मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं बहुत सूक्ष्म जानकारी दी है सर, थैंक यू। बस्ती बहुत बड़ी चिकित्सा है, इसकी बकरियों को इसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से जानकारी मिला सर, थैंक यू। बारीकियों जी। रितिका बाली जी बोल रही है कि सर मैं रोज लेक्चर सुनती हूँ, लेकिन मुझे तो आप शायद 1 साल के बाद मिले हैं रितिका जी। मैं तो आपको मिस कर रहा था, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था। आपने मेरे से बात किया है लेकिन 1 साल पहले, उसके बाद में आप कहाँ गई मैं ढूंढते रह गया और आप मिल भी नहीं रही थी। कोई बात नहीं। डॉक्टर मयंक पांडे बोल रहे हैं अटेक्सिया में धानवंतर तेल की मात्रावस्थी कितने दिन दे। अटेक्सिया का जो चिकित्सा है वो चरक संहिता में नहीं दिया है। आप कहीं पर भी अगर एक भी अटेक्सिया ये शब्द दिखा दिया, संस्कृत में अटेक्सिया कहाँ लिखा है तो मैं मान जाऊंगा। आप ना आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी यूज करिए। मनीषा जी बोल रही हैं कि द्राक्षासवम को प्रेगनेंसी में देना कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा में देंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, उसे विरेचन नहीं होना चाहिए। अगर कम मात्रा में दे रहे हैं 1 चम्मच 2 चम्मच तो एचबी को अच्छा करता है। द्राक्षासव तो देते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में, हम लोग तो कुमारिया सव भी देते हैं, हम लोग द्राक्षा सव भी देते हैं, द्राक्षारिष्ट भी देते हैं, मृद्विकारिष्ट भी देते हैं। अति सर्वत्र वर्जित मात्रा जो रहता है उसका ही ज्यादा महत्व रहता है कोई भी आयुर्वेद की चिकित्सा में। ठीक है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी हम लोग 8:15 मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डेली लिंक देते हैं जूम का, उसमें पासवर्ड और आईडी मिलता है, और जो लोग ना डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे दिया है, जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और क्या है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ सर एकदम स्पेशली मैं डॉक्टर्स लोग को पढ़ाता हूँ। जो कॉमन लोग सुन रहे हैं वो लोग ना आधा ज्ञान ले रहे हैं, उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, एनाटॉमी नहीं देखा, फिजियोलॉजी नहीं मालूम है, ऑर्गन्स क्या है वो नहीं मालूम है, और वो केवल सोच रहे हैं कि हम स्वर्ण मालिनी वसन देके ये बीमारी ठीक कर देंगे। तो ये गलत बात है। एक तो आप ऑथराइज भी नहीं है मेडिसिन देने के लिए, और आप अगर दे रहे हैं डॉक्टर को 100 रुपया देने में आपको तकलीफ है और खुद ही इलाज करना चाहते हैं तो ये गलत है। इसको बोलते हैं छद्मचर वैद्य। मतलब आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली बोला है छद्मचर वैद्य जो रहते हैं वो प्राण लेने वाले रहते हैं, प्राणाभिसर वैद्य नहीं होते, प्राणहर वैद्य रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर्स लोग को पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर मनु चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी बस्ती देते हैं। इसमें हम पिच्छा बस्ती देते हैं, और इसमें अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि रक्त आ रहा है तो पिच्छा बस्ती देते हैं, अगर पेन हो रहा है तो अलग बस्ती देते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाने दीजिए। 8:15 फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम। कल 7 बजे फिर से बस्ती पे आगे का मैं कंटिन्यू करूंगा। कल 7 बजे फिर मिलेगा। प्रणाम सभी लोग को।